हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इस मोबियस स्ट्रिप को गौर से देखो और ना पूरी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके कितने साइड्स हैं। ठीक है, देख लिया? आई एम श्योर ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 2 साइड्स, पर एक्चुअल में यू नो द आंसर इज 1। बिलीव नहीं हो रहा, राइट? लेट मी प्रूव दिस टू यू। अगर हम इसके एक साइड पर लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें और उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एंड करें, तो आप देखोगे एक ही साइड पर उसी लाइन को आगे कंटिन्यू करते रहा जाए तो दोनों साइड्स पर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। Which simply means इस ऑब्जेक्ट का बस सिर्फ एक ही साइड है और 2 साइड्स का दिखना बस महज एक इल्यूजन है। सिमिलरली इस मिरर को जरा देखो, यहां पर आपको इन्फिनिट लाइट्स दिख रहे होंगे, पर इसमें क्या एक्चुअली में इन्फिनिट लाइट्स या मिरर्स लगे हुए हैं? ऑब्वियसली नहीं। अब अगर फ्रेंड्स बिल्कुल यही पर्सपेक्टिव अगर हम हमारे यूनिवर्स पर भी अप्लाई करें, तो क्या हमारा यूनिवर्स भी रियली इन्फिनिट है? क्योंकि पास्ट में ऐसे कई सारी चीजें थी जिसे इन्फिनिट कहा गया था, लेकिन बाद में वो सभी फाइनाइट साबित हुई। फॉर एग्जाम्पल लाइट की स्पीड, गैलीलियो ने लाइट की स्पीड को इन्फिनिट करार कर दिया था, लेकिन आज हमें यह अच्छी तरीके से पता है कि उसकी एक फाइनाइट वैल्यू है जो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या हम इन्फिनिटी को विजुअलाइज करके हमारे यूनिवर्स की बाउंड्री की फाइनाइटनेस या इन्फिनिटनेस को भी डिफाइन कर सकते हैं? वेल, सवाल काफी अच्छा है, पर जवाब इसका काफी टफ है, क्योंकि हमने इस वीडियो में मिरर के केस में देखा कि यहां पर इन्फिनिट इमेजेस बन रही थी, लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लाइट रेज इन दोनों मिरर्स के बीच में इन्फिनिट टाइम्स टकरा रही थी। इनफैक्ट इन नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। इसमें आपको सिर्फ दोनों मिरर्स के बीच का एंगल डालना है एंड डन, नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। बस फिर जैसे ये चीज हमने अपने पैरेलली प्लेस मिरर्स पर अप्लाई की, तो बिकॉज इनके बीच का एंगल 0 था, इक्वेशन बना 360/0 और फाइनल जवाब आया इन्फिनिटी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि एनी नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी एंड एनी नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू दिस इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी। बट देयर इज अ कैच। हमें स्कूल में जो बताया गया है कि 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, ये एक्चुअली में गलत है, और इसीलिए शायद उन मिरर्स में दिखने वाली इमेजेस का नंबर भी गलत है। क्योंकि बात कुछ ऐसी है ना, अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूं तो आंसर कुछ भी आ सकता है। एग्जैक्टली कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूं, या फिर 0 × 5 डालूं, या फिर 0 × 17 डालूं, या फिर 0 × इन्फिनिटी, हर बार रिमाइंडर आएगा 1 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आंसर कुछ भी हो सकता है, लाइक 5, 17, 1000, इन्फिनिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसीलिए इसे इन्फिनिटी ना कह के नॉट डिफाइंड कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। बट वेट अ सेकेंड, आप कहोगे कि अभी तो मैंने खुद मिरर के केस में 360/0 को इन्फिनिटी माना, तो अब मैं पलट क्यों रहा हूं? तो देखो, डिफरेंस ये है कि वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि इस फ्रैक्शन के मल्टीपल आंसर्स में से इन्फिनिटी वाला केस मिरर के प्रैक्टिकल सिनेरियो को सेटिस्फाई कर रहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि 360/0 या 1/0 इन्फिनिटी है, वो हमेशा नॉट डिफाइंड ही रहेगा, which kind of makes me think कि अगर ये फ्रैक्शन 1/0 भी इन्फिनिटी नहीं है, तो फिर इन्फिनिटी क्या है? शायद इसका हिंट हमें 400 BC के ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ज़ीनो दे सकते हैं, जिन्होंने इन्फिनिटी की मदद से एक पैराडॉक्स बनाया था और उससे बड़े बड़े मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर्स के होश उड़ गए थे। सो ज़ीनो का ये कहना था कि लेट्स से उन्हें अगर अपने घर से सामने वाले पार्क की ओर जाना है और उसमें एक कंडीशन है कि वहां पर पहुंचने के लिए उन्हें पहले टोटल डिस्टेंस का आधा, फिर अगले आधे डिस्टेंस का आधा और फिर उसके आगे वाले डिस्टेंस का आधा, ऐसे कर करके आगे जाना है, तो ऐसे में भले ही ज़ीनो को हर बार एक फाइनाइट पीस ऑफ डिस्टेंस ही पार करना होगा, लेकिन अल्टीमेटली हर कदम के साथ टोटल डिस्टेंस के इतने छोटे छोटे पीसेस बनने लगेंगे कि उस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ज़ीनो को इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और उसमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। बट एज यू कैन इमेजिन, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो फाइनाइट ही था, और इसीलिए ज़ीनो रियलिटी में आराम से पार्क तक पहुंच भी जाएंगे। इनफैक्ट इसे सिर्फ सिंपल मैथ से भी प्रूव किया जा सकता है। लेट्स से इस पूरे फाइनाइट डिस्टेंस को d मान लेते हैं। इनिशियली ज़ीनो ने d/2 डिस्टेंस को ट्रैवल किया और उसके बाद सेकेंड इंटरवल में d/4, उसके बाद d/8 एंड सो ऑन। अब इन सब को ऐड करके इसमें 1, 2 कॉमन निकालना है और फिर हमें ये मिलेगा। बट एक सेकेंड, जस्ट अभी हमने ये देखा कि इस टर्म की वैल्यू तो ये है, जिसे रिप्लेस करने के बाद हमें मिलेगा s की वैल्यू विच इज नथिंग बट फाइनाइट डिस्टेंस। सो इन शॉर्ट, क्योंकि ये एक
कन्वर्जिंग सीरीज है और इस सीरीज के नंबर्स कंटिन्यूअसली छोटे होते जा रहे हैं, इसीलिए इसका एक फाइनाइट आंसर निकाला जा सकता है। मतलब हमारा यूनिवर्स भी इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग अगर बिग क्रंच फेज में होता तो उस कन्वर्जेंस की वजह से हमारे यूनिवर्स को भी विजुअलाइज किया जा सकता था। सो हमने ऐसा क्यों कहा कि हम यूनिवर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं? तो देखो, अगर हमारा यूनिवर्स सिकुड़ता है और उसकी बाउंड्रीज अंदर की ओर कन्वर्ज होती है तो इससे हमें उसकी फाइनाइटनेस के बारे में पता चल जाता है। पर यूनिवर्स फिलहाल डाइवर्जिंग स्टेट में है, यानी एक्सपैंड हो रहा है, और इसीलिए हम कन्वर्जिंग सीरीज का कॉन्सेप्ट इस पर नहीं लगा सकते, बल्कि हमें इस पर डाइवर्जिंग सीरीज का केस लगाना पड़ेगा जिसमें नंबर्स बड़े हो जाते हैं। और इसी बड़े नंबर के थॉट से मुझे क्लिक हुआ, क्यों ना गूगल से पूछा जाए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। नाउ यू नो व्हाट, हियर इज समथिंग फनी। गूगल ने इसका जवाब दिया गूगोल। यस, ये एक एक्चुअल नंबर है जिसकी वैल्यू है 10⁻100। और सही समझे आप, गूगल का नाम इसी नंबर से इंस्पायर्ड है क्योंकि वो एक ऐसा ही सर्च इंजन बनाना चाहते थे जिससे हमें ऑलमोस्ट इन्फिनिट इंफॉर्मेशन मिल सके। पर ये नंबर बिगेस्ट नंबर कैसे है? वेल, इस नंबर को एडवर्ड कैस्नर ने अपनी बुक मैथमेटिक्स एंड इमेजिनेशन में पहली बार यूज किया था। उनके अनुसार इस नंबर से बड़ा हमारे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में टोटल 10⁻78 एटम्स है और हर एक एटम में ऑन एन एवरेज 1000 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब अगर इन सबको मिलाकर भी कंसिडर करें तो पार्टिकल्स का टोटल काउंट सिर्फ 10⁻81 ही आएगा, जो कि गूगल नंबर से अभी भी बहुत छोटा है। तो मैथमेटिकली क्या ये हमारे यूनिवर्स की प्रैक्टिकल इंफिनिटी है? वेल, The answer is no, क्योंकि 10⁻78 ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एटम्स का काउंट है, लेकिन इनके अलावा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी तो एटम्स हो सकते हैं, जिससे एटम्स का फाइनल काउंट गूगल से भी बड़ा हो सकता है। प्लस इवन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में भी कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। कई हजारों स्टार्स बन रहे हैं तो कई हजारों स्टार्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो ऐसे में हमें पता कैसे चलेगा कि हमने यूनिवर्स को गिनना कहां से शुरू किया और कहां पर खत्म? अब रुको, इसे एक एनालॉजी से समझाता हूं। देखो, इमेजिन करो कि आप वो पहले इंसान हो जिसने कोई शिप बनाई हो और पृथ्वी को नापने आप निकल पड़े। अब ऐसे में जैसे जैसे आपकी शिप आगे बढ़ती जाएगी उसके पीछे का सराउंडिंग चेंज होते जाएगा। सो जब शिप अर्थ का चक्कर लगाकर वापस लौटेगी तो सब कुछ चेंज हो गया होगा, और क्योंकि आपके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है टू वेरीफाई कि आप कहां पर हो, सो नेचुरली आप पृथ्वी के मल्टीपल चक्कर लगाते रहोगे और सोचोगे कि पृथ्वी इनफिनिट है। नाउ व्हाट इफ यही सब यूनिवर्स के साथ भी हो रहा है? आई नो ज्यादातर साइंटिस्ट यूनिवर्स को फ्लैट और इनफिनिट मानते हैं, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशंस में एक फ्लॉ है जो एक्चुअली में ऑपोजिट चीज को प्रूव करता है। देखो, साइंटिस्टों ने कुछ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स बनाए बिग बैंग और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के आधार पर, और जब इन मॉडल्स को वैलिडेट करने के लिए साइंटिस्टों ने प्लैंक ऑब्जर्वेटरी को सीएमबी को मैप करने के लिए भेजा, तब पता चला कि ऑब्जर्वेशनल सीएमबी और थियोरेटिकल सीएमबी में एटलीस्ट प्लस या माइनस 0.4% का एरर है। मतलब लेट्स से एक्चुअल सीएमबी का पैच 1000 किलोमीटर स्क्वायर का है एंड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस हमें वो 10 मीटर स्क्वायर का नजर आता है। तो ऐसे में अगर वो पैच हमें 9.96 मीटर स्क्वायर का दिखे, दैट मींस लाइट स्क्वीज हुई है और यूनिवर्स सैडल या मोर अप्रोप्रिएटली डोनट शेप का है। और इसके विपरीत अगर लेट्स से वो पैच हमें 10.04 मीटर स्क्वायर का नजर आए तो इसका मतलब लाइट एक्सपैंड हुई है एंड द यूनिवर्स इज स्फेरिकल। अब जैसे कि हम जानते हैं, डोनट हो या स्फीयर, ये दोनों ही शेप्स फाइनाइट होते हैं, व्हिच मींस कि देयर आर चांसेस कि हमारा यूनिवर्स शायद फाइनाइट है। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स फाइनाइट हो सकता है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया। और रही बात इन्फिनिटी को विजुअलाइज करने की, तो मैं बता दूं, इन्फिनिटी को विजुअलाइज करने की रेस आज भी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के बीच में लगी हुई है। इनफैक्ट इसको लेकर तो 2007 में दो बंदे भिड़ भी चुके हैं, जिस बैटल का नाम था बिग नंबर डुएल। इस बैटल का लिटरली बस एक ही मकसद था, बड़े से बड़ा नंबर लिखना। इसमें एक तरफ थे MIT के प्रोफेसर एगस्टिन रेयो और दूसरी तरफ थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम एल्गा। इस कंपटीशन के कुछ रूल्स थे। इसमें सामने वाला जो भी सबसे बड़ा नंबर बोलेगा उसमें +1 ऐसे सिमेंटिक का यूज करना फाउल था। यानी कि सामने वाला अगर गूगल बोलता है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि गूगल +1, मैं जीत गया, दैट मींस आई विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब ये बैटल काफी देर तक चला, जिसमें नॉर्मल नेचुरल से लेकर फैक्टोरियल्स और ट्यूरिंग मशीन के बिजी बीवर फंक्शन को भी घसीटा गया, लेकिन
फाइनली रेयो ने एक ऐसा नंबर दिया जो आज तक के सबसे बड़े नंबर का खिताब रखता है, द रेयो नंबर। एक्चुअली इसे डिफाइन करने के लिए रेयो ने फर्स्ट ऑर्डर सेट थियरी का यूज किया, जिसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ 0 को लिखने के लिए 10 सिंबल्स यूज करना पड़ता है और 2 को लिखने के लिए अप्रोक्सीमेटली 40 सिंबल्स लगते हैं। रेयो ने इसी कॉम्प्लेक्सिटी का फायदा उठाया और बोला एक ऐसा नंबर जिसे लिखने के लिए फर्स्ट ऑर्डर सेट थियरी के 10⁻100 सिंबल्स लगेंगे। अब ये नंबर इतना बड़ा था कि अगर इसके हर एक डिजिट को समय के सबसे छोटे यूनिट 10⁻43 सेकेंड्स यानी कि प्लैंक टाइम में भी लिखे तो इसे लिखने के लिए 10⁻48 ईयर्स लग जाएंगे। इनफैक्ट इतनी स्पीड से लिखने पर स्पेस टाइम फैब्रिक ही फट जाएगा और ब्लैक बोर्ड पर इतनी फ्रिक्शनल हीट जनरेट होगी कि तापमान प्लैंक टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, जो पूरे यूनिवर्स को आसानी से पिघला सकता है। बट यू डोंट हैव टू वरी फ्रेंड्स, क्योंकि क्वांटम थियरी के हिसाब से आप कभी मर नहीं सकते, विच इज क्वाइट फैसिनेटिंग, राइट? कैसे? वेल, इस वीडियो में इसमें मैंने पूरी डिटेल में बात की है, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो और आप हमेशा नॉलेज को गेन करते रहो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।